महाराज, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने 3,887 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत 15 यूनिट लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंतिम 2 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों का उत्पादन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को पिछले साल से ही लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले जो हेलीकॉप्टर्स थे वो मिलना शुरू हो चुके हैं। HAL को 2023 के अंत तक भारतीय वायुसेना को 10 यूनिटें और भारतीय सेना को 5 यूनिटें वितरित करने का काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में हेलिना मिसाइल का एकीकरण भी किया जाएगा। HAL के अधिकारियों ने कहा इसके लिए इंटीग्रेशन का काम प्रगति पर है और DAC ने LCH के लिए 40 हेलिना लॉन्चर और 500 मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है। और प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो कि 5.8 टन वजनी है, 2 इंजनों से संचालित है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मनों के टैंकर, बंकर, ड्रोन और उनकी जो अन्य एसेट्स हैं उन्हें नष्ट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में अब आधुनिक स्टेल्थ विशेषताएं भी हैं। इसके अलावा इसका रॉबस्ट आर्मर प्रोटेक्शन और रात्रि में अटैक करने की क्षमताएं भी हैं। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सियाचिन जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और फ्रांस SSN प्रोग्राम के लिए पंप जेट प्रपोजल के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट दोनों ही देश साथ में मिलकर करेंगे। दरअसल फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 3 एडवांस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की महत्वाकांक्षी योजना पर भारत के साथ सहयोग करने में अपनी रुचि दिखाई है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में फ्रांस ने भारत को अपने खुद के SSN यानी कि परमाणु हमला पनडुब्बी प्रोग्राम से गैर परमाणु प्रणाली यानी कि नॉन न्यूक्लियर सिस्टम और सब सिस्टम की पेशकश की है। दरअसल दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच परमाणु पनडुब्बी सहयोग पर चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के स्तर पर चल रही है, जिसका नेतृत्व अजीत डोभाल जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक है पंप जेट प्रोपल्सर है, जो कि पनडुब्बी संचालन के लिए बहुत महत्व रखता है। भारतीय नौसेना ने पंप जेट प्रोपल्सर की आवश्यकता व्यक्त की है, जो पनडुब्बियों के महत्वपूर्ण और अक्सर संवेदनशील घटक होते हैं और ये प्रोपल्सर पनडुब्बियों के प्रपल्शन, गतिशीलता और गुप्त क्षमताओं के लिए काफी जरूरी होते हैं। और ये जो पंप जेट प्रोपल्सर है उन्हें भारत की 12 स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन्स में भी लगाया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट 76 के तहत होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों तापस ड्रोन का अब यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल होने वाला है। हालांकि ये जो ट्रायल्स है वो केवल औपचारिकता के लिए हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर डेवलपमेंटल ट्रायल्स ट्राई सर्विसेज के नेतृत्व में पूरे हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि DRDO 2024 के मध्य तक इन यूजर ट्रायल्स को पूरा कर लेगा। DRDO को उम्मीद है कि एक कंबाइंड ऑर्डर करीबन 100 यूनिट का उन्हें मिलेगा, जिसे कि HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर इनका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों राफेल F5 फाइटर जेट को अब एक अपग्रेडेड RBE-2XG रडार मिलेगा। हाल ही में जनरल आर्मामेंट डायरेक्टरेट यानी कि DGA ने एक नए रडार सिस्टम को बनाने के लिए अध्ययन शुरू किया, जो कि राफेल लड़ाकू विमान को F5 स्टैंडर्ड के विकास के हिस्से के रूप में सुसज्जित करेगा। यह महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन राफेल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है और कहा जा रहा है कि थेल्स के द्वारा विकसित गैलियम नाइट्रेट तकनीक का उपयोग करते हुए RBE-2XG रडार एक इंप्रूव्ड कैलकुलेशन, इसके अलावा इसकी रेंज और डिटेक्शन जो क्षमताएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी। गैलियम टेक्नोलॉजी को अपनाकर RBE-2XG उन्नत कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करेगा, जिससे कि अधिक डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण सक्षम हो पाएगा और ये लक्ष्यों का तेजी से और अधिक सटीक पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राफेल जेट के पायलटों के लिए बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस सुनिश्चित होगी। इसके अलावा दोस्तों RBE-2XG रडार की एडवांस डिटेक्शन क्षमताएं बेहतर लक्ष्य पहचान प्रदान करती है, यानी कि इंप्रूव टारगेट आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि गलत पहचान या फिर फॉल्स पॉजिटिव्स की संभावना कम हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि F-35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। हाल ही में आपने डिफेंस अपडेट्स में भी जाना होगा कि अमेरिका इजराइल को 25 F-35 फाइटर जेट्स बेचने वाला है और अब अमेरिका 24 यानी कि 24 F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट को चेक रिपब्लिक को देने की तैयारी कर रहा है और इस डील में हथियार और स्पेयर्स भी शामिल है। कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट $5.6 बिलियन का होगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल, जो कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के, उन्होंने कहा कि भारत ने F-35 में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और ना ही भारत ने अमेरिका से इसके बारे में जानकारी मांगी है, लेकिन कुछ जानकारियां डेलीगेशन लेवल पर तो हुई हैं।
साथ ही डायरेक्टर जनरल ने कहा कि EMCA का इंडक्शन यानी कि इसको शामिल होने में 10 से 15 वर्षों का समय लगेगा और ऐसे में भारत को 40 F-35 की खरीद करना एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि चाइना के बढ़ते हुए J-20 की संख्या के खिलाफ भारत को एक अच्छा विकल्प प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 114 MRFA फाइटर जेट्स, इसके अलावा अतिरिक्त अवाक्स और फ्लाइट रिफ्यूल्स की उन्हें जरूरत है। ऐसे में दोस्तों F-35 मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे ऑपरेट करना अपने आप में एक हाथी को पालने के बराबर है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरीके के फाइटर जेट्स को ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं इसको पूरा किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत रूसी हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, लेकिन अब भारत कोरियाई रक्षा उद्योग के लिए एक नए निर्यात यानी कि न्यू एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर चुका है। कोरियाई मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हनवा एरोस्पेस ने भारतीय सेना के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICV प्रोजेक्ट में भाग लेने की योजना बनाई है। FICV परियोजना का लक्ष्य दोस्तों भारतीय सेना के 2600 पुराने सोवियत निर्मित BMP-1 और BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बदलना है। दरअसल आपको बता दें कि हनवा एरोस्पेस अपने रेडबैक के निर्माण के लिए भारतीय रक्षा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के साथ साझेदारी करेगा और आपको मालूम है कि ये दोनों पहले से ही K9 हवेजर को भी तैयार कर रहे हैं। दरअसल कोरिया ने रेडबैक एडवांस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की पेशकश कर रखी है और इसके कई सारे फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसका T-2000 डायरेक्टेड एनर्जी टरेट है, टॉप अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। यही नहीं, इसमें आर्मर प्रोटेक्शन लेवल स्नैक लेवल 6 का है। 1000 हॉर्स पावर का इसमें इंजन लगाया गया है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 520 किलोमीटर। इसके अलावा इसमें IMFIST टेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है, जो कि इंटीग्रेटेड है रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के साथ, जो कि रेडबैक को क्लासिफाई और काउंटर इनकमिंग लाइन ऑफ साइट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट करने की क्षमता प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिनका इस्तेमाल आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स पर किया जाएगा। दरअसल डीजल इंजन के साथ बैटरी पावर को जोड़कर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम तत्काल बिजली प्रदान करना शुरू कर देता है, जो कि किसी भी मौजूदा लड़ाकू वाहन की तुलना में तेज यानी कि फास्टर एक्सीलरेशन की अनुमति देता है। और इस नई तकनीक से न केवल इन लड़ाकू वाहनों का प्रदर्शन बढ़ेगा, बल्कि ईंधन की खपत और रखरखाव के मामले में भी काफी फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जापान और भारतीय नौसेनाओं ने अपने सैन्य सहयोग को और ज्यादा विस्तारित करने के लिए विशाखापत्तनम में 6 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना भारत जापान समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। भारतीय नौसेना ने अभ्यास के लिए अपने पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट INS कोमर्ता, बेड़े के टैंकर INS शक्ति, एक पनडुब्बी, एक समुद्री गश्ती विमान P-8I, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को तैनात किया। वहीं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का प्रतिनिधित्व उनकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS सामिद्रे और इसके हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। यह अभ्यास 2 चरणों में 6 दिनों तक चलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों संयुक्त अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के जवानों ने इस साल जम्मू कश्मीर में 27 आतंकवादियों को ढेर किया। CRPF की तरफ से कहा गया है कि इस लिस्ट में 8 स्थानीय और 19 विदेशी आतंकवादी शामिल हैं, जिन्हें इस साल 5 जुलाई तक कश्मीर में ढेर किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी तक खबरें ये आ रही थी कि भारत ने चाइना को एक बड़ा फायदा दे दिया है उनकी करेंसी का इस्तेमाल करके, जिसमें कि भारत की कुछ रिफाइनरियां रूस को क्रूड ऑयल की पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में कर रही थी। इससे चीन काफी खुश है दोस्तों। हालांकि दोस्तों भारत ने साफ कर दिया था कि ये सिर्फ चंद दिनों के लिए है। ऐसे में भारत और रशिया ने चीनी मुद्रा युआन की काट को लगभग खोज लिया है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम पर भारत रूस व्यापार के लिए विचार किया जा सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल समिट में भारतीय और रूसी विशेषज्ञों की बातचीत में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने कहा कि रूस को अपने तेल आयात के लिए भारत से भुगतान प्राप्त करने के लिए चीनी युआन में समझौता करना पड़ा, क्योंकि मॉस्को को भारतीय रुपया अस्थिर लगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत और रूस के हालिया लेन देन के लिए युआन को भुगतान के लिए तीसरी मुद्रा माना गया था। भारतीय रुपये को अस्थिर माना जाता था, इसीलिए
युआन को तीसरी मुद्रा के रूप में चुना गया था। साथ ही ये भी कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम पर विचार किया जा रहा है। शायद संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम का उपयोग करके हमारे व्यापार संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी ऊर्जा कंपनियों को चीनी युआन में भुगतान देना शुरू कर दिया, जिससे कि पूरे भारत में एक तरह से हलचल मची और बाकायदा चाइना बड़ा खुश हुआ कि भैया उनकी जो मुद्रा है वो स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अब दिरहम इसकी एक काट भारत और रशिया ने ढूंढ निकाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की एक बात को लेकर नेपाल में बवाल मचा हुआ है और इस बात को लेकर अब विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि नेपाली पीएम ने कहा था कि यहां बसे एक भारतीय कारोबारी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का एक बार प्रयास किया था। प्रचंड ने कहा कि नेपाल में परिवहन उद्योग से जुड़े एक कारोबारी सरदार प्रीतम सिंह ने नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने में विशेष और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। साथ ही प्रचंड ने कहा कि वो मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए कई बार दिल्ली गए और काठमांडू में नेताओं के साथ कई दौर की वार्ता की। प्रचंड के इस बयान पर अब कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं और यही वजह है कि उनके इस्तीफे को लेकर अब देश में बवाल शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये बात भले ही विपक्ष उठा रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों में गेम चेंज कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये था अभी तक की टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।